हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एडी और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एडी फॉर योर स्टडी चैनल पर। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन सब्जेक्ट साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 के अंदर अपन ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले वर्षों में उन सबका सोल्यूशन किया था। और इस वीडियो में अपन पार्ट 2 के अंदर जो उपचयन अपचयन रेडूस अभिक्रिया है उससे संबंधित जो पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए उन सबका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको याद है कि पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन कराने से पहले मैं आपको उस टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन उपचयन अपचयन और रेडूस अभिक्रिया, उसके बाद फिर पिछले वर्ष में जितने भी क्वेश्चन आए उनका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है आइए देखते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? देखिए, ऐसा पदार्थ, देखिए ये पदार्थ है कॉपर का चूर्ण, ठीक है। अब इस कॉपर का चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये बनता है कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर होता है काला कलर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉपर का चूर्ण था उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस पदार्थ के साथ जुड़ जाती है। तो इसलिए ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। और इस पदार्थ में देखिए यहाँ पर इस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। देखिए, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इस कॉपर ऑक्साइड में जब अपन हाइड्रोजन गैस प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, इसमें कॉपर तो अलग हो जाता है, उसका भूरा रंग होता है और जो ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हट के H2 के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पदार्थ था यहाँ पर ऑक्सीजन था इसके साथ में, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस प्रभावित करी तो ऑक्सीजन हट के यहाँ पर आ गया और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन रेडूस अभिक्रिया कैसे कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो उसे रेडूस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो तो आप दूसरी भी लिख सकते हैं परिभाषा, दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरी परिभाषा क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ में तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन कमी होती है तो उसे रेडूस अभिक्रिया कहते हैं। आया कुछ समझ में? देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर में से तो ये जो कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है तो उसको अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडूस अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर फिर देखिए, देखिए ये CO है तो यहाँ पर O हट गया तो यहाँ क्या बच गया? CO बच गया। तो यहाँ पर तो हो रहा है अपचयन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पर हो रहा है उपचयन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, इससे आपको अच्छे समझ में जाएगा। देखिए, तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है, देखते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर ZNO है, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन C है, ठीक है। तो अभिक्रिया हुई, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, ZNO में से तो ये जो O है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हट गया यहाँ पर, यहाँ केवल क्या बच गया? सिर्फ जिंक बच गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपचयन। अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, इस पदार्थ में से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? ये हुई उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आप, इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है तो दोनों अभिक्रिया हो रही है ना, इसमें हो रही है ना, तो इसलिए ये रेडूस अभिक्रिया है क्या? ठीक है। देखिए आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित पिछले वर्ष में बहुत बार क्वेश्चन आया तो आपको ये दोनों रिएक्शन तो याद करनी ही पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर अपन ने ये उपचयन अभिक्रिया, देखिए ये उपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया है ना।
अपचयन भी पढ़ लिया और रेडोस अभिक्रिया पढ़ लिया। अब इनसे संबंधित पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए अपन उनका सोल्यूशन करेंगे ताकि अब आप उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहे आपके उपचयन, अपचयन और रेडोस अभिक्रिया संबंधित पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए वो देखते हैं अपन। देखिए वर्ष 2014 में क्या है, रेडोस अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो रेडोस अभिक्रिया का आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। आपको मैंने दो याद कराए थे, दोनों से क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2015 में क्या पूछा है कि CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनते हैं, Cu प्लस H2O बनते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ये बताना आपको। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है ये इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो मैंने आपको दो रिएक्शन बताई थी, आपको दोनों याद करनी है। ठीक है, इन दोनों से कोई सी पूछती है। देखिए यहाँ पर CO है तो अपन आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है हट गया यहाँ पर से, तो इसका क्या हो रहा है, इसका तो हो रहा है अपचयन। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर किसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है उपचयन। यही तो बताना आपको क्वेश्चन में, यही तो आपका आंसर है। ये तो पूछ रहा हो किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। और एक अन्य उदाहरण लिखिए। तो देखिए अन्य उदाहरण आप लिख देंगे क्योंकि आपको दो लिखाई है मैंने रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं वर्ष 2016 में क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर कॉपर, देखिए 15 पूछा था CO और 16 में क्या पूछ लिया, ZNO। अब ये देखिए वापस वही पूछ रहा है किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये बताना है अपन को। तो देखिए यहाँ पर ZNO है, ZNO से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, इसका तो हो रहा है अपचयन। और यहाँ जो ये कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है उपचयन। बस यही तो आपका आंसर है। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए रेडोस अभिक्रिया कैसे कहते हैं, समझाइए, बताइए। तो आप लिख सकते हैं रेडोस अभिक्रिया कैसे कहते हैं, आपको याद होगा, जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है, उसे रेडोस अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही है। अब देखते हैं 2022 में क्या पूछा है। देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वही उपचयन अभिक्रिया। अब आप उपचयन अभिक्रिया की आप लिख देंगे परिभाषा लिखकर उसके बाद आप लिख देना एक उदाहरण। देखिए ये जो दो उदाहरण थे ये आप इनको भी लिख सकते हैं उपचयन के अंदर। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप अपचयन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, और उपचयन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए। अगर कोई सा भी याद नहीं हो तो इन दोनों को कोई सा भी लिख दीजिए आप, आपका आंसर सही रहेगा। अब देखिए वर्ष 2017 में क्या पूछा है, ये देखिए लास्ट में वापस ये पूछा। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। 17 में पूछा गया है। देखिए वापस वही, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हट गया कॉपर में से, तो यहाँ पर इसका हो रहा है अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका हो रहा है उपचयन। यही तो पूछ रहा हो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये तो लिखना आपको क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए आप ये 14 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, और ये उदाहरण पूछा है 2022 में। रेडोस अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, आप लिख सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो रेडोस अभिक्रिया ही है, लेकिन फिर भी ये पूछे गए हैं तो आपको बताना ज़रूरी है। देखिए 17 में पूछा गया है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, अब इसका अपना आंसर देखते हैं पहले। अब देखिए ये देखिए वर्ष 2017 में क्या पूछा है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको इस क्वेश्चन में विकृत गंधीता किसे कहते हैं वो तो नहीं लिखना, लेकिन आंसर आपका यहाँ से रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि विकृत गंधीता कहते हैं किसे हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपका आंसर लिख सकते हैं। देखिए जब वसा या तेल से बने हुए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीजन द्वारा अपचयन हो जाता है, जिससे पदार्थ का स्वाद या गंध बदल जाती है। इस घटना को विकृत गंधीता कहते हैं। तो देखिए आपने जो कभी कभी पैकेट देखते होंगे चिप्स के या नमकीन के, तो उसको खोलते हैं तो कभी कभी उसमें से अलग सा स्मेल आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि उस चिप्स या नमकीन का उपचयन हो जाता है। उपचयन समझा आप क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन द्वारा मतलब ऑक्सीजन मिलने के कारण उस पदार्थ का उपचयन हो जाता है, तो इसलिए उस पदार्थ में उसमें से जो स्मेल रहती है वो अलग आती है। इसी को अपन बोलते हैं विकृत गंधीता। अगर आपसे विकृत गंधीता किसे कहते हैं तो आप आंसर ये लिखेंगे, और विकृत गंधीता से बचने का उपाय लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक करेगा। अब देखिए विकृत गंधीता से बचने के उपाय, ये देखिए इसके लिए चिप्स या नमकीन को जिस पैकेट में पैक किया जाता है उसके अंदर
प्रति ऑक्सीकारक यानी नाइट्रोजन गैस उपयोग में ली जाती है ताकि चिप्स या नमकीन का उपचयन न हो सके। तो देखिए उससे बचने का उपाय क्या है, उससे बचने का ये उपाय ये है कि जब भी आप पैकेट के अंदर चिप्स या नमकीन को भरते हैं, उसको पैक करते हैं, तो उससे पहले उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिला जाता है। और प्रति ऑक्सीकारक के रूप में क्या मिलाते हैं, अपन मिलाते हैं नाइट्रोजन गैस, जिससे उस पैकेट के अंदर जितना पदार्थ है उसका उपचयन ना हो सके और स्मेल चेंज ना हो सके, ताकि वो फ्रेश ही रहे। हो गया आपका। अब देखिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए वर्ष 2022 में क्या पूछा गया है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, अब ये देखिए आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं वो देखते हैं अपन। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता है लेकिन उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उसमें से ऊष्मा निकलती है, न कि ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता उसमें, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये देखिए बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बुझा हुआ चूना। अब जब ये बुझा हुआ चूना बना तो इसके साथ कुछ गर्मी भी निकलती है। वो गर्मी क्या होती है, वो गर्मी ऊष्मा होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन वाली अभिक्रिया, ध्यान रखना। और ऊष्माशोषी, ये देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ऊष्माशोषी, अब आपको यहाँ पता पड़ रहा होगा, शोषी से यानी अवशोषण, अवशोषण से आप याद रखना शोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अवशोषण से समझ गए होंगे आप कि कौन सी अभिक्रिया को क्या कहना चाहते हैं अपन। देखिए यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए जो फेरस सल्फेट है FeSO4, ये FeSO4 क्या होगा, इसको अपन को तोड़ना है, ताकि अब तोड़ने के लिए क्या होगा, तोड़ने के लिए अपन को इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के बाद ही यह 3 पदार्थ में टूटेगा। कौन कौन से, देखिए Fe2O3, SO3 और SO2। इन 3 पदार्थों में तोड़ने के लिए इस पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा कैसे देते हैं इसमें देखिए इसको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने के लिए क्या होता है, गर्म क्यों कर रहे हैं इसको, ताकि इसमें ऊष्मा दें, और ऊष्मा देने के बाद ये 3 पदार्थों में टूट जाए, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि वियोजन अभिक्रिया ही मतलब मुख्य रूप से ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ना पड़ता है और पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है। तो मुख्य रूप से वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है ये होती है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें देखिए पदार्थ को जोड़ते हैं ना कि तोड़ते हैं, तो ध्यान रखना चीज़ का। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए वर्ष 2022 में आपसे पूछा था कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं। उसके साथ एक क्वेश्चन और आया था कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखी है एक रिएक्शन, एक समीकरण दे रखी है, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। अब इस समीकरण को संतुलन करना है, कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं तो यहाँ पर 2 आने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर यहाँ 3 अणु हैं तो इधर भी 3 अणु चाहिए। मतलब एक तरह से इस साइड पर जितने भी अणु हैं और इस साइड पर जितने भी अणु हैं उस सब का बैलेंस होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया, उससे पहले कभी नहीं आया। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे किताब में से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताता हूँ उसका, ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पर 2NH3 + 3CO3Cu + N2 + 3H2O। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 अणु हो गए। हाइड्रोजन के 6 है यहाँ पर, 3 और 2 × तो 6, तो 6 हो गए यहाँ पर। ये देखिए 3 × 2 6 हो गए। और यहाँ पर देखिए कॉपर के कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी हो गए कॉपर के 3। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन के भी यहाँ पर हो गए 3। तो इस तरह से ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देता हूँ मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। जल विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। ये आया आपके वर्ष 2014 में। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि जल विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें जल को तोड़ा जाता है, और तोड़कर क्या बनाता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए
तो आइए देखते हैं जल का विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। देखिए जल का विद्युत अपघटन और परिभाषा क्या है इसकी देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें जल को हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा और ये है इसका डायग्राम। देखिए जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र, यह नामांकित चित्र, अगर आपसे नामांकित चित्र पूछे तो आपको ऐसे बनाना है, एकदम क्लियर। ठीक है, और ये देखिए यह है जल विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। अब देखिए क्रियाविधि को आपको रटना नहीं है, क्रियाविधि रटते ही नहीं है। आप डायग्राम में जो बनाते हो, डायग्राम में जो प्रोसेस किया आपने, बस आपको वही लिखना है। आप चाहो तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किताब वाली लिखें या मैं बता रहा हूँ जो लिखें या फिर टीचर जो बोले वो लिखें। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर आपसे क्रियाविधि पूछे तो। लेकिन क्रियाविधि कब लिख सकते हो आप, जब डायग्राम आपको याद हो। तो देखिए क्रियाविधि क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, ये प्लास्टिक एक मग ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके तल पर 2 छेद करके दोनों छेदों में रबड़ की डोट लगा देते हैं। रबड़ की डोट लगाते हैं तो इसके तल में 2 छेद करते हैं, यहाँ पर 2 छेद किए और रबड़ की डोट लगा दी। तो यहाँ पर दिया रबड़ की डोट लगाता है और दोनों छेदों में एक एक कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा देता है। ये दोनों छेद किए, यहाँ पर रबड़ की डोट लगाई और उसके बाद इनमें कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा दी, जो ग्रेफाइट रोड है। देखिए यही है वो। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर जल से भरी अंशांकित प्रणालियों को उल्टा रख देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन थे इनके ऊपर उल्टी रखी है प्रणालियाँ अंशांकित, जिन पे क्या नंबरिंग होती है इन पे। इन नंबरिंग वाली प्रणालियों को उल्टा रख दिया। ठीक है, और मैं जल भर दिया वापस। ये तो हो गया। अब देखिए तीसरी स्टेप क्या है, नहीं ये देखिए दूसरी स्टेप में देखिए, और नीचे की ओर इन दोनों इलेक्ट्रोड पर 6 वोल्ट की एक बैटरी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पर इन दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, उसमें से एक तो है एनोड और एक है कैथोड। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड तो है एनोड और दूसरी है कैथोड की तरह कार्य करती है। अब तीसरी स्टेप देखिए क्या पर, यहाँ पर तीसरी स्टेप है, अब इस मग को जल से भरते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तो ये जो मग था, ये मग, इसमें अपन ने जल भर दिया और जल भर कर इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी। ठीक है, डाल दी। अब बैटरी को स्विच को चालू करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो अब क्या करते हैं, बैटरी का स्विच है उसको चालू कर देते हैं और थोड़े के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं, तो स्टेप 4 में क्या है देखिए, ये कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि दोनों प्रणालियों में ऊपर की ओर बुलबुले बन लेते हैं। ठीक है, जिससे यह पता लगता है कि दोनों प्रणालियों में ऊपर की ओर एक गैस एक्सरे हो रही है, मतलब वहाँ पर कुछ गैसें बन रही है। तो यहाँ पर गैसें कैसे बताएंगे, आप इसे बताएंगे। ये हल्के हल्के बुलबुले बना दिया आपने। ये देखिए इसमें एक तो है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। तो देखते हैं अब आगे स्टेप 5 देखिए। अब गैस से भरी दोनों प्रणालियों को सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं और फिर जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रणालियों के मुंह पर ले जाते हैं। अब वो जो गैस का कनेक्शन हुआ था, गैस का जो कनेक्शन हुआ था, उसको अपन ले जाते हैं जलती हुई मोमबत्ती के पास में और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्रणालियों के पास मोमबत्ती ले जाने पर वह तेज़ी से जलने लगती है। तो इससे पता लगता है कि बनने वाली गैस ऑक्सीजन है। देखिए अगर मोमबत्ती को ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे तो और तेज़ी से जलती है, और अगर और तेज़ जली तो इसका मतलब वो गैस ऑक्सीजन है। और जो दूसरी अपन ने प्रणाली ली थी वो देखिए यहाँ पर, और दूसरी प्रणाली के पास मोमबत्ती ले जाने पर मोमबत्ती फटफट की आवाज़ के साथ जलने लगती है, जिससे यह पता लगता है कि वह हाइड्रोजन गैस है। तो देखा आपने, अगर ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे मोमबत्ती को तो ऑक्सीजन के पास ले जाने के बाद मोमबत्ती और तेज़ी से जलती है, जबकि अगर अपन मोमबत्ती को ले जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास में तो मोमबत्ती जो है वो फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। उससे पता पड़ता है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो ठीक है, ये देखिए इस तरह हम कह सकते हैं कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। और ये देखिए ये जल विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जल विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए तो आपको ये लिखनी है। ठीक है, 2H2 विद्युत धारा लिख दी, यहाँ पर एरो लगाया, हाइड्रोजन गैस लिख दी, ऑक्सीजन गैस लिख दी। तो देखिए ये तो है लिक्विड और ये गैस, ये हो गया आपकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो जल विद्युत अपघटन से अपन ने परिभाषा भी याद कर ली। ठीक है, ये नामांकित चित्र डायग्राम भी पढ़ लिया और ये से क्रियाविधि भी है, ये क्रियाविधि भी अपन ने समझ ली। और ये है जल विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण। ये हो गए, चारों चीज़ हो गए क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इस वीडियो के अंदर अपचयन, उपचयन और रेडियो सभी क्रिया संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं पिछले वर्षों में वो सारे सोल्व कर लिए। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी अपन ने सोल्व कर लिए, ये जो थे। तो आपके अब चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन थे पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने सोल्व करा दिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और मैं आशा करता हूँ आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने चैप्टर 1 का
जो पार्ट 1 है, अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि चैप्टर 1 से संबंधित पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको पता पड़ जाएंगे और आप उनका सोल्यूशन भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, लाइक करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।